नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का साधना आईएएस के इस ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम में। मैं अरविंद मिश्रा आपका अभिवादन करता हूं। दोस्तों, यूपी पीसीएस में पंत की दो कविताओं में एक तो परिवर्तन को हम लोगों ने देखा, ऊपर से हिंदी साहित्य में जो यूपी पीसीएस उत्तर प्रदेश की मुख्य परीक्षा है उसमें पंत की दूसरी कविता नौका विहार पर भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों, नौका विहार को जानने से पहले कुछ बातों को जान लेना आवश्यक है कि सुमित्रानंदन पंत जी का संबंध छायावाद से रहा है और छायावाद में आप देखेंगे कि व्यक्तिवाद, नारी चेतना, प्रकृति चेतना, दार्शनिकता, वेदनावाद, रहस्यवाद जैसी विशेषताएं मुखर रही हैं। यदि इन विशेषताओं के आगे भी बात करें तो नवजागरण परक चेतना एक बहुत बड़ी विशेषता है। और यदि काव्य शैली के स्तर पर बात करें या प्रस्तुत विधान के स्तर पर बात करें तो छायावादी कविताओं में दोस्तों लाक्षणिकता, बिंब और प्रतीकों का सघन प्रयोग, यदि इससे भी आगे कुछ बात की जाए तो मुक्त छंद शैली, साथ ही तत्समनिष्ठ भाषा, संस्कृतनिष्ठ भाषा, दोस्तों पंत जी ने लगभग इन सभी पद्धतियों का सहारा अपनी कविता में लिया। और यदि और गौर करें आप तो रचनाकार पंत ने प्रकृति चित्रण के क्रम में कुछ पश्चिमी अलंकारों जैसे मानवीकरण, जैसे विशेषण विपर्यय का भी सहारा लिया। स्वयं पंत जी ने पुराने अलंकारों, पुरानी छंद परंपरा का विरोध किया था। पंत जी ने ही लिखा था, अब खुल गए छंद के बंद, यानी छंदबद्ध कविता। पुरानी कविता में जो छायावाद से पहले द्विवेदी युग तक की कविताएं थीं उसमें जो छंदों का बंधन था, छंदबद्ध कविता की जगह मुक्त छंद कविता आई। तो अब खुल गए छंद के बंद और प्रास के रजत पाश, पुराने अलंकारों के पास भी बंधन खुल गए। तो नए अलंकार, मानवीकरण, विशेषण विपर्यय का प्रयोग देखा गया। अब वाणी हुई मुक्त और कविता अयास। वाणी के मुक्त होने का अर्थ है कि व्यक्तिवादी शैली, मय शैली, या यूं कहें कि अभिव्यक्ति की मय शैली, उत्तम पुरुष शैली का यहाँ प्रयोग देखा गया। ये सभी रचनाकार अपने मन के भावों को व्यक्त कर रहे थे। अच्छे, बुरे, उदात, अनुदात, उचित, अनुचित, नैतिक हो, अनैतिक हो। हालांकि इन्होंने अनैतिकता को नहीं परोसा प्रयोगवादियों की तरह और अकविता धारा के कवियों की तरह। फिर भी ये अपने मन की सभी पीड़ाओं, सभी वेदना, अपने व्यक्तिगत सभी भावों को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, नौका विहार 1932 में लिखी गई कविता है और देखा जाए तो गुंजन नामक संकलन
से संकलित है या उसमें संकलित है। यदि परिवर्तन को हम लोगों ने देखा कि परिवर्तन 1924 की कविता है और पल्लव नामक संकलन में उद्धृत है, उसमें उसकी चर्चा की गई है। तो ये जो नौका विहार है वो गुंजन संकलन से है। कुछ आलोचकों ने ये माना कि नौका विहार इलाहाबाद के संगम के दृश्य को उद्घाटित करने वाली रचना है, परंतु वास्तविकता यह है कि नौका विहार प्रतापगढ़ यूपी में एक स्थान है, आपने नाम सुना होगा प्रतापगढ़ कुंडा। तो प्रतापगढ़ के पास काला कांकर का राजभवन है, वो क्षेत्र भी है, और उसी के समीप बहने वाली गंगा, उसके मनोरम दृश्य के वर्णन को उद्घाटित करने वाली कविता का नाम है नौका विहार। कि किस प्रकार कवि पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाए, प्रकृति के सौंदर्य का उद्घाटन उनकी कविताओं का सबसे बड़ा विषय है। प्रकृति सौंदर्य चित्रण के साथ साथ प्रकृति के रहस्यात्मक रूपों को उद्घाटित करने के अलावा यदि पंत को देखा जाए तो कहीं ना कहीं जीवन दर्शन को बड़े ही सहज ढंग से प्रस्तुत करती। याद रखिएगा कि पंत जी की दार्शनिक चेतना प्रसाद जी की तरह गूढ़ नहीं है। प्रसाद जी ने जिस प्रकार अद्वैतवाद के माध्यम से या यूं कहें कि शैवाद्वैतवाद प्रत्यभिज्ञवाद का सहारा लेते हुए समरसतावाद या आनंदवाद, कहीं कहीं अस्तित्ववाद, कहीं क्षणवाद आदि का उन्होंने उद्घाटन किया, तो इससे उनकी कविता एक तो भाषाई रूप में क्लिष्ट हो जाती है, अति साहित्यिक हो जाती है और उसमें अति दार्शनिक चेतना भी दिखाई पड़ने लगती है। किंतु पंत जी की दार्शनिक चेतना गूढ़ नहीं है, अत्यंत सहज है। नौका विहार में चांदनी रात में नौका विहार के मनोरम दृश्य को उद्घाटित करते करते कब पंत जी जीवन दर्शन को उद्घाटित करने लगते हैं, और आपको ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं होगा कि कहीं से भी प्रकृति का सुंदर वर्णन बोझिल होता है या दर्शन बोझिल लगने लगता है। आपको ऐसा लगने लगेगा कि प्रकृति का मनोरम दृश्य अपनी जगह है, गंगा का सौंदर्य वर्णन अपनी जगह है, चांदनी रात की मनोरम छटा अपनी जगह है और जीवन का क्रम अपनी जगह है। पंत जी ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ गंगा की धारा के बहने को जीवन की धारा से जोड़ दिया, गंगा के दो कगारों को जीवन के दो कगार जन्म और मृत्यु से जोड़ दिया, और यह तय करने की कोशिश की, निश्चित करने की कोशिश की कि जिस प्रकार गंगा की धारा शाश्वत है, अनवरत है, जीवन भी अनवरत है, जिस प्रकार गंगा के दो कगार शाश्वत हैं, जीवन के दो कगार भी शाश्वत हैं, जन्म और मरण यही दो संगम स्थल हैं, जिस प्रकार नौका विहार करते समय नौका पलट करके पुनः अपने तट पर आती है, जीवन का भी यही क्रम है। यदि जन्म लिया है तो मृत्यु को वर्ण करना अटल सत्य है। जन्म और मृत्यु जीवन के क्रम हैं। जिस प्रकार नौका चलती है और लौट कर आती है, उसी प्रकार जीवन का भी क्रम निश्चित है। महज 4-5 बंदों में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा कि इस लघु कविता में 4-5 बंदों की कविता में ही पंत जी ने ऐसे संश्लिष्ट भावों को रखा है कि प्रकृति के सौंदर्य में न जाने जीवन का व्यवहारिक दर्शन कब समाहित हो जाता है। दोस्तों, पंत जी नारी के प्रति अत्यंत सजग और सशक्त थे और इसीलिए लिखते हैं कि वह बाला मेरी मनोरम सखा थी। पंत जी जैसे छायावादी यह मानते थे कि नारी को ना तो भोग की दृष्टि से देखा जाए, ना नारी को उपभोक्ता की दृष्टि से देखा जाए, ना नारी
त्याग की वस्तु है, ना नारी भोग की वस्तु है, बल्कि वह भी मानवी प्रतिष्ठित है। योनि नहीं है रे नारी, वह भी मानवी प्रतिष्ठित। इसलिए यह कहा भी गया कि पंत जी की कविता विश्व मुक्ति, मानव मुक्ति और भाव मुक्ति की कविता है, लेकिन नारी के प्रति इतने सशक्त, सहज, प्रेम और अनुभूति से भरे रचनाकार ने अंततः प्रकृति के प्रेम का पाला थामा और तब लिखते हैं, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया। प्रकृति से माया तोड़ना पंत नहीं जानते थे। नौका विहार में प्रकृति के प्रति उनका ममत्व, प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य का आभास देते यह कविता लिखी गई। ऐसा लग रहा है कि मानो पूरी गंगा के आसपास का सौंदर्य, चांदनी रात का वह सजीव चित्रण, आसमान में जो नीला उसकी आभा है, मानो पंत के आत्मा का प्रकाश बन करके आती हूँ। ऐसा लगता है प्रकृति का सौंदर्य पंत के बाहर नहीं है, बल्कि वह आंतरिक प्रकृति, पंत की आंतरिक प्रकृति या पंत के आंतरिक सौंदर्य का ही बाह्य प्रकाशन है। दोस्तों, इस रचना के पहले बंद में यदि आप गौर करेंगे तो गंगा का सौंदर्य उद्घाटित है कि किस प्रकार चांदनी रात में पंत जी नौका विहार को निकलते हैं और देखते हैं कि यह ग्रीष्मकालीन रात की जब शीतलता बिखरी हुई है, चारों ओर आकाश पूरी तरह साफ है, उसमें चांदनी प्रकाशित है, मानो कहीं भी बादल या उसकी कोई छटा नहीं है। ग्रीष्मकाल के कारण गंगा की धारा पतली हो गई है, कृष्णकाय हो गई है, किंतु उसकी लहरें अत्यंत शांत हैं। तो जैसे धारा शांत है, ग्रीष्मकाल के थकान के कारण गंगा थकी हुई हैं और इस पर जब नाव चलती है तो उसका सौंदर्य किस प्रकार पंत जी को अभिभूत करता है। पहले बंद में मानवीकरण का सहारा लेते हुए पंत जी यह दर्शाती हैं कि मानो यह गंगा कोई तपस्विनी बाला हो, उसी प्रकार शांत हो, क्लांत हो। चंद्रमा की चांदनी जब गंगा की लहरों पर पड़ती है तो उसका सौंदर्य उद्घाटित करते देखिए पंत जी किस प्रकार पंक्तियों का सहारा लेते हैं। पंत जी उस भाव को स्पष्ट करते हैं कि मानो नीला आकाश, उस नीला आकाश की छाया गंगा के धवल लहरों पर, उज्जवल लहरों पर पड़ती है तो लगता है जैसे कोई दुग्ध धवल नायिका हो, सफ़ेद सुंदर नायिका हो, और उस नायिका के गोरे अंगों पर आकाश का नीला रंग यानी नीला आकाश मानो नीलांबर बनकर, नीला वस्त्र बनकर के उपमित हो रहा है, सौंदर्य को उद्दीप्त कर रहा है। मानो एक सुंदर स्त्री हो, एक सुंदर बाला हो, जिसके वक्ष पर गंगा की लहरें जब चल रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये वर्तुल लहरें कुछ और नहीं, मानो गंगा के वक्ष पर उसके कुंतल हो, घुमावदार घुंघराले बाल बिखरे हुए हों। दोस्तों, पंत की रचना की यह खूबसूरती है कि प्रकृति के निर्जीव रूप को अत्यंत सजीव बनाने की कोशिश करते हैं। छायावादी रचना में मानवीकरण अलंकार अत्यंत मुखर है। प्रकृति के निर्जीव जड़ रूप को सजीव और सचेतन रूप में उद्घाटित करने का नाम ही छायावाद है और छायावादियों में भी पंत को यह महारत हासिल है। पहले बंद में पंत जी यह दर्शाने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार गंगा की धारा में, उसकी क्षीण पतली धारा में जो छोटी छोटी लहरें उठ रही हैं, उन लहरों का जो आवर्तन है वैसा लग रहा है कि मानो नायिका के वस्त्र या उसकी साड़ी का सिकुड़न हो। शांत धारा है, उस पर चंद्रमा की चांदनी अत्यंत मृदुल स्निग्ध बिछी हुई है। प्रकृति के इस सुकुमार कवि ने प्रकृति के ज़्यादातर मोहक रूपों को, मृदुल रूपों को उद्घाटित करने की कोशिश की।
आप मात्र एकाध कविता ही ऐसी देखेंगे जैसे परिवर्तन वगैरह, जहाँ उन्होंने प्रकृति के भयावह रूप को उद्घाटित किया प्रसाद जी की तरह। जैसे प्रसाद जी का मायनी में चिंता सर्ग वगैरह में प्रकृति के भयावह, उसके भैरव मिश्रित रूप को या प्रकृति के असंतुलित रूप को उद्घाटित करने की कोशिश की। उस प्रकार पंत जी ज़्यादातर अपनी कविताओं में, या यूं कहें कि पंत जी यदि एकाध कविता को छोड़ दें तो प्रकृति के सौंदर्य को ही अधिक उद्घाटित कर रहे थे। नौका विहार का जो दूसरा बंद है वह नौका विहार से शुरू है। पहले बंद में गंगा का सौंदर्य वर्णन है, दूसरे बंद में यदि देखें तो नौका विहार की शुरुआत है। पहले बंद में दर्शाते हैं पंत जी कि किस प्रकार सिकता यानी बालू, उस बालू के सेज पर गंगा अपने धवल शरीर से मानो उस पर लेटी हुई है, बह रही हो। और दूसरे बंद में दर्शाते हैं कि संध्या होते ही चंद्रमा की चांदनी के बिखरते ही जैसे मानो नौका लेकर सत्वर कहते हैं जल्दी शीघ्रता के साथ पंत जी गंगा के हिलकोरों के बीच अपनी नौका को छोड़ देते हैं। नौका धीरे धीरे अपने पालों को खोलकर आगे बढ़ रही है। ऐसा लग रहा है मानो कोई सुंदर छोटी सी हंसिनी हो जो अपने पर को, पंखों को खोले फैलाए उड़ रही हो। रचनाकार ने यह संकेत दिया कि नदी के बीच में नौका कुछ उसी प्रकार बढ़ रही है। नदी की लहरों पर नौका कुछ इस प्रकार धीरे धीरे बढ़ रही है कि उसकी छवि देखते बनती है। इसलिए पंत जी ने उसकी उपमा एक सुंदर हंसिनी से देने की कोशिश की है। ये मानवीकरण का सुंदर उदाहरण है। ऐसे तो उपमा और रूपक जैसे अलंकारों से भी कविता सजी हुई है। दोस्तों, पंत जी चर्चा करते हैं नौका को, उसके पालों को खोलने, लंगर को उठाकर नौका पर रखने यानी लंगर को खोलने से पहले कि किस प्रकार सिकता पर, बालू पर, सफ़ेद बालू पर चंद्रमा की चांदनी कुछ इस प्रकार बिखरी है। ऐसा लग रहा है मानो सफ़ेद सीपी पर मोती बिखरे हुए हों। तीसरे बंद को देखा जाए तो नौका धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। नौका के खेने से जो हिलकोरें उठती हैं, जो लहरें उठती हैं, उन लहरों का सौंदर्य और मन को अभिभूत करता है। देखा जाए तो उसमें दूसरे बंद में ही रचनाकार ने नदी की लहरों के बीच, शांत स्निग्ध लहरों के बीच काला कांकर के भवन की छवि को दर्शाने की कोशिश की है कि मानो यह छवि और भव्य जान पड़ती है। तीसरे बंद में आकाश की खूबसूरती, आसमान में फैले तारों की चर्चा को उद्घाटित करने की कोशिश की गई है। लगता है कि आसमान की ये तारे दूर तक फैले हुए मानो अपलक निष्पलक दृष्टि से, अपनी खुली आँखों से, विस्फारित नयनों से कुछ ढूंढ रहे हों, कुछ खोज रहे हों। शुक्र ग्रह या शुक्र तारा लहरों के बीच उसकी छवि कुछ इस प्रकार उद्घाटित हो रही है मानो वह नदी के नयन के समान हो। और दसवीं का चंद्रमा जो हल्का वर्तुल है, हल्का वक्र है, या यूं कहें कि तिर्यक है, वह लहरें जो उठ रही हैं, गिर रही हैं, उसमें चंद्रमा का वह तिर्यक मुख कभी कभी रह रह कर ऐसे दिखाई पड़ता है जैसे कोई मुग्धा नायिका हो, 15 वर्ष के लगभग की नायिका, जिसमें लज्जा भाव अधिक होता है, काम भाव कम होता है। मानो उस मुग्धा नायिका की तरह चंद्रमा भी अपनी छाया बीच बीच में, अपनी छवि बीच बीच में शर्म और संकोच के कारण दर्शा रहा हो और फिर छिप जा रहा हो। इस प्रकार कविता अपने अगले बंद में बढ़ती है कि किस प्रकार नदी अब बीच धारा में पहुंचती है। और उस बीच धारा में जाते ही पंत जी को ऐसा लगता है कि नदी अब दूर देखने से अत्यंत पतली हो गई है, अत्यंत कृष्णकाय, कोई सुंदर नायिका की तरह, और मानो दोनों कगार
बाहों की तरह उस सुंदर पतली दुबली नायिका को अपने आलिंगन में भरने को तैयार हूँ। ऐसा लगता है कि नदी के कगारों पर खड़े वृक्ष वृक्ष नहीं मानो पर्वत की छोटी श्रेणियां हों, या यूं कहें कि नदी के भीतर सुंदर दांतों की पंक्तियों के रूप में खड़े हों। इसी बीच नदी के बीच में पंत जी को एक द्वीप दिखाई पड़ता है। बीच में ऐसा लगता है कि माँ के अंचल से कोई नन्हा शिशु निकला हो वह द्वीप। ये मानवीकरण का सुंदर उदाहरण है, उपमा का भी सुंदर उदाहरण है। दोस्तों, कविता अपने अंतिम बंद में, देखा जाए तो 5वें बंद में कविता दार्शनिकता को ग्रहण कर लेती है। रचनाकार पंत जी ने गंगा के चित्रण के क्रम में, प्रकृति के चित्रण के क्रम में कई उपमाओं का सहारा लिया। उन्हें लगता है कि गंगा की जो लहरें हैं, उन लहरों पर जब चंद्रमा की चांदनी का प्रतिबिंब गिरता है तो ऐसा लगता है कि ये लहरें मानो चांदी के सांप हो जो असंख्य सर्प की तरह रेंग रहे हों। फिर प्रकृति का यह कोमल सुकुमार कवि वेदनावाद या पीड़ावाद के तहत विरह के भाव को भी पकड़ता है कि किस प्रकार मानो आकाश में उन्हें एक कोक पक्षी दिखाई देता है जो उड़ रहा है और अपनी ही परछाई, जो गंगा की लहरों पर उसकी परछाई पड़ती है, तो उसे ऐसा लगता है जैसे ये कोकी हो और उसके विरह में उसी परछाई का वह पीछा करता हुआ मानो अपने विरहोपचार की कोशिश कर रहा हो। दोस्तों, कविता अपने अंतिम बंद में कई दार्शनिक विचारों का गठन करती है कि नौका विहार से लौटते समय, यानी नौका पुनः जब अपने तट पर आने को तत्पर है, तो कवि के मन में न जाने असंख्य विचार एक साथ उमड़ घुमड़ पड़ते हैं। लगता है पंत जी को कि जैसे नदी की यह धारा शाश्वत है, वैसे ही जीवन का क्रम शाश्वत है। नदी के जैसे ये दो कगार शाश्वत हैं, जैसे दो कगारों के बीच होकर ही नदी बहती है, वही उसका शाश्वत नियम है। जीवन भी दो कगारों के बीच बहता जाता है, जीवन और मृत्यु रूपी कगार के बीच में। और इन दोनों के आर पार कोई एक जग जीवन का कर्णाधार है जो इस अखंड सत्य को जानता है। वही हम सबका पालक है, वही प्रतिपाल है, परंतु वह कौन है? छायावाद के विषय में यह कहा गया कि इस पर रहस्यवाद का प्रभाव है, कल्पनाशीलता का प्रभाव है। पंत कई कविताओं में अपनी इस अद्भुत कल्पनाशीलता का परिचय देते हैं। उन्हें न जाने कहाँ से कोई मौन निमंत्रण आता है, न जाने नक्षत्रों से कौन मुझे बुलाता मौन। उन्हें लगता है कि चिड़िया की बच्ची को पता नहीं किसने गाना सिखाया, प्रथम रश्मि का आना रंगनी तुमने कैसे जाना, कहो कहाँ है बाल विहंगिनी सीखा तुमने गाना। पंत जी पर सर्वात्मवाद या उस दर्शन का प्रभाव रहा है, अरविंद दर्शन का प्रभाव रहा है। जीवन के सभी शाश्वत सूत्रों में उन्होंने किसी न किसी एक अज्ञात रहस्यमयी सत्ता के हाथ को देखने की कोशिश की, जो जानता है कि जीवन के आर पार भी कुछ है। शुक्ल जी ने इसीलिए कहा था छायावाद को अज्ञात के प्रति जिज्ञासा। पंत जी के भीतर यह जिज्ञासा का भाव है। जिस प्रकार धारा शाश्वत, ये कगार शाश्वत, जीवन भी शाश्वत, जीवन मृत्यु भी शाश्वत, नदी भी शाश्वत। और तब पंत जी के मन में एक आत्म प्रबोधमयी भावना जागती है, जैसे उन्हें लगता है कि मैं अपना सब कुछ भूल गया हूँ, मैं अपना अस्तित्व भूल गया हूँ, और एक अखंड सत्य मेरे मन में पल रहा है कि जीवन का क्रम नदी की धारा की तरह ही बहना है। कितनी बातें समझ में आई दोस्तों। तो देखिए, छायावाद की पहले विशेषताओं को जब आप गौर करेंगे तो आप हर कविता की व्याख्या कर ले जाएंगे। आप देखिए, अलंकार के तौर पर मानवीकरण,
छंदों को लेके देखा जाए तो मुक्त छंद है। आप पंक्तियों को देखिए, कहीं इस प्रकार पंक्ति नहीं है कि एक लाइन फिर नीचे 2 लाइन। आप देखेंगे कॉमा कॉमा फिर अंत में 1 लाइन का सहारा लिया गया, यानी लय तुक तो है किंतु विराम पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया गया। वर्णों और मात्राओं की गिनती का अनुशासन का निर्वाह नहीं किया गया, इसलिए छायावादी रचनाएं मुक्त छंद की। तो ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। इसे इत्मीनान से एक बार टेक्स्ट बुक में कविता पढ़िए, फिर ये जो बातें मैं बता गया हूँ इसको ध्यान से देखिए, आपको बहुत मजा आएगा, बातें समझ में आएंगी, आप व्याख्या भी कर ले जाएंगे। व्याख्या करने के लिए इसमें बहुत कुछ सीधी बातें, बहुत टेढ़ी मेढ़ी बातें नहीं कि प्रकृति का सौंदर्य चित्रण है, उस सौंदर्य चित्रण में एक तरफ गंगा का सौंदर्य वर्णन है, उसमें आकाश है, संपूर्ण प्रकृति है, चांदनी है, चंद्रमा है, नदी की लहरें हैं, कगारों पर खड़े पेड़ों के वृंद हैं, बिटप वृंद हैं, और साथ में जीवन दर्शन का भी इसमें वर्णन किया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्ते दोस्तों।